बीरबल के दरबार में हुक्के का रहस्य। दरबार का नया चलन। बात उन दिनों की है जब अकबर का शासन अपने शिखर पर था। एक दिन दरबार में एक नवाब आया जो दूरदराज के सूबे से आया था। उसके हाव भाव और लिबास से पता चलता था कि वह बड़ा रुतबेदार व्यक्ति है। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, आपकी अदालत के चर्चे दूर दूर तक हैं। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार में कुछ समय व्यतीत करूं और आपकी सेवा कर सकूं। अकबर को ऐसे लोग पसंद थे जो उनके राज्य की विविधताओं को और मजबूत बनाते थे। उन्होंने नवाब को कुछ समय के लिए दरबार में रहने की अनुमति दे दी। नवाब का नाम था नवाब अली हसन। नवाब अली हसन बहुत ही चालाक और चालबाज इंसान था। उसकी असली मंशा थी दरबार में कुछ रहस्यों को समझना और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना। एक सप्ताह के अंदर ही नवाब ने दरबार में एक नया चलन शुरू कर दिया, हुक्का पीना। उसने कहा कि फारसी संस्कृति में हुक्का पीना एक रिवाज है और इसे शाही ठाठ का हिस्सा माना जाता है। धीरे धीरे दरबार के कई अमीर, वजीर और मंत्री इस चलन में शामिल हो गए। रोजाना दरबार के बाद एक विशेष बैठक होती जहां कुछ चुनिंदा लोग हुक्का पीते, गपशप करते और राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते। अकबर ने यह सब देखा, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि यह कोई हानिकारक बात नहीं है। मगर बीरबल की पैनी निगाहों ने इस बदलाव को संदेह की दृष्टि से देखा। बीरबल की चिंता। एक दिन बीरबल ने देखा कि हुक्का पीने वाले कुछ दरबारी अत्यधिक निकटता बढ़ा रहे हैं और आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं। वह समझ गए कि यह कोई साधारण सामाजिक चलन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ रहस्य छिपा है। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो क्या मैं इन हुक्के की बैठकों में सम्मिलित हो सकता हूं? अकबर ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, तुम तो इन चीजों से दूर रहते हो। अचानक यह बदलाव क्यों? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, बस थोड़ा अनुभव लेना चाहता हूं कि आखिर इतने दरबारी इस हुक्के की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं। अकबर ने सहमति दे दी। हुक्के की पहली बैठक में बीरबल। अगले दिन बीरबल हुक्के की बैठक में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हुक्का उठाया, कुछ दरबारी हंस दिए और बोले, बीरबल मियां, आप भी अब हमारी संगत में आ ही गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, कहते हैं न, संगत से गुण आते हैं। बीरबल ने देखा कि हुक्के का धुआं बहुत तेज और खुशबूदार था, लेकिन उसे पीते ही उनके सिर में हल्का चक्कर आने लगा। वह समझ गए कि इसमें कुछ मिलावट है। उन्होंने ध्यान से देखा कि नवाब अली हसन के पास एक अलग किस्म का हुक्का था, जिसे वह किसी से साझा नहीं करता था। बाकी दरबारियों को एक ही हुक्के से बारी बारी से दिया जाता था। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया था कि मामला साधारण नहीं है। जांच की योजना। बीरबल ने रात को अपने वफादार सेवक गोपाल को बुलाया और कहा, कल रात जब हुक्के की बैठक चले तो तुम उस कमरे में छुपकर हुक्के की तैयारी को देखना। ध्यान देना कि हुक्के में कौन क्या मिलाता है और किसे कौन सा हुक्का दिया जाता है। गोपाल ने योजना के अनुसार अगले दिन छुपकर सब कुछ देखा। उसने पाया कि हुक्के में कुछ विशेष द्रव्य मिलाए जाते हैं, जिससे पीने वाले का मनोबल गिरता है और वे आसानी से गुप्त बातें उगलने लगते हैं। इसके अलावा नवाब अली हसन का हुक्का पूरी तरह साफ होता था। वह सिर्फ सुनता था और सभी की बातों को मन ही मन दर्ज करता जाता। गोपाल ने सारी बातें बीरबल को बता दीं। बीरबल की नई चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, एक प्रस्ताव है। क्यों न हम दरबार के सभी प्रमुखों के लिए एक हुक्का प्रतियोगिता आयोजित करें। सबसे सुंदर और स्वादिष्ट हुक्के को पुरस्कार दिया जाएगा।
अकबर को विचार रोचक लगा और उन्होंने अनुमति दे दी। प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने शाही रसोई घर से विशेष हुक्के बनवाए और उनमें गुप्त दवा मिलाई, जिससे यदि कोई सच बोले तो वह नियंत्रण में न रह सके और सारी बातें उगलने लगे। प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता के दिन सभी दरबारी आए। नवाब अली हसन भी अपने शानदार हुक्के के साथ आया। सभी ने अपने अपने हुक्के लगाए और स्वाद चखने शुरू किए। बीरबल ने कहा, अब हम हर किसी से पूछेंगे कि उनके हुक्के में क्या खास बात है और वह क्यों सबसे अच्छा है। जैसे ही लोगों ने बीरबल का तैयार किया हुआ विशेष हुक्का पीना शुरू किया तो उन्होंने आपस में गुप्त बातें बोलना शुरू कर दी। एक दरबारी बोला, इस हुक्के के बाद तो सच्चाई अपने आप निकलती है, जैसे उस दिन हमने अकबर की नई योजना नवाब को बता दी थी। दूसरे ने कहा, नवाब साहब तो सबकी बातें सुनकर फारस भेजते हैं ताकि हम कमजोर पड़े। अकबर चौंक गए। उन्होंने गरजकर पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। इन हुक्कों के जरिए नवाब अली हसन दरबारियों से गुप्त बातें उगलवाता था और उन जानकारियों का उपयोग करता था। अकबर ने कड़ी आवाज में नवाब से पूछा, क्या यह सच है? नवाब घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मैंने तो केवल हुक्के की खुशी बांटनी चाहिए थी। बीरबल बोले, तो फिर आपका हुक्का सबसे अलग और साफ क्यों होता था? और आपके पास से गुप्त संदेश क्यों पाए गए? बीरबल ने गोपाल को इशारा किया। उसने वह पर्चे लाकर दिए जो नवाब के कमरे से मिले थे। वे सभी में गुप्त योजना और दरबारियों की बातें दर्ज थीं। अब नवाब के पास कोई जवाब न था। अंतिम निर्णय। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने हमारे दरबार के विश्वास को तोड़ा है। तुमने मित्र बनकर धोखा दिया है। तुम्हें इस अपराध के लिए कठोर सजा दी जाएगी। नवाब को कैद कर लिया गया और हुक्के की सभी बैठकों को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही दरबार में यह आदेश जारी किया गया कि भविष्य में कोई भी विदेशी या नवागंतुक सीधे दरबार की गोपनीय बैठकों का हिस्सा नहीं बन सकता। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि सतर्कता और धैर्य भी एक सच्चे मंत्री की पहचान है। अगर तुम न होते तो शायद हम इस साजिश को कभी समझ नहीं पाते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी धुएं के पीछे की आग को देखने के लिए हुक्का पीना भी जरूरी होता है। अकबर हंस पड़े और बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। उपसंहार। इस घटना के बाद दरबार में एक नई कहावत प्रचलित हो गई, हुक्के का धुआं जब बीरबल देखे तो राज जरूर खुलते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी नई परंपरा या चलन को आंख मूंदकर अपनाने से पहले उसकी गहराई को समझना जरूरी है। बीरबल की तरह सजगता, समझ और विवेक ही किसी राज्य या संस्था को भीतर से मजबूत बना सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और चोरी की साजिश। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की गूढ़ शिक्षाएं भी देती हैं। बीरबल की समझदारी, चतुराई और न्यायप्रियता ने हमेशा ही अकबर को प्रभावित किया। इस बार की कहानी एक ऐसी साजिश के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें पूरा दरबार उलझ गया था, लेकिन बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से न केवल सच्चाई उजागर की बल्कि दरबार की गरिमा भी बचा ली। प्रारंभ। खजाने से चोरी। एक सुबह जब अकबर अपने दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा महल अस्तव्यस्त है और राजकोष प्रमुख घबराया हुआ खड़ा है। क्या हुआ खजांची? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, खजांची कांपते हुए बोला,
राजकोष के गुप्त कक्ष से बीती रात बहुत सारा सोना और हीरे चोरी हो गए हैं। यह वो गुप्त कोष था जिसकी जानकारी केवल कुछ गिने चुने लोगों को थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने तुरंत महल की सुरक्षा के प्रमुख को बुलाया। तलाशी शुरू हुई, पहरेदारों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ न लगा। अकबर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने आदेश दिया, जब तक चोर का पता न चले कोई भी दरबारी आगरा छोड़कर नहीं जाएगा। बीरबल उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे। उन्हें खबर भिजवाई गई। बीरबल की पहली जांच। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने पूरी घटना को ध्यान से सुना और खजांची से सवाल पूछा, इस गुप्त कोष की जानकारी किन किन लोगों को थी? खजांची बोला, जहांपनाह, सिर्फ 5 लोगों को, मैं, सेनापति जफर खान, महामंत्री अब्दुल रहीम, वजीर गुलाम रसूल और आप बीरबल साहब। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मैं चाहूंगा कि इन 5 को कुछ समय के लिए अलग अलग रखा जाए और किसी से मिलने न दिया जाए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अब सबसे पहले कोष कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ताले को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि चाबी से खोला गया था। इसका अर्थ था कि यह काम किसी अंदरूनी व्यक्ति का था। बीरबल की दूसरी चाल, स्याही का प्रयोग। बीरबल ने सभी 5 लोगों को बुलाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, और उन्हें एक एक डिब्बा दिया जिसमें चावल थे। इन चावलों को अपने पास रखें और कल सुबह मुझे लौटाएं, बीरबल ने कहा। लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह जब सभी लोग चावल लौटाने आए, बीरबल ने एक एक डिब्बा खोला और देखा कि वजीर गुलाम रसूल के चावलों में कुछ चावल काले हो गए थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, पर कैसे? बीरबल बोले, मैंने चावलों में ऐसी स्याही मिलाई थी जो रात भर हाथ में रहने पर रंग छोड़ती है, लेकिन वह सामान्य दिखाई देती है। सिर्फ वही व्यक्ति जिसके मन में भय होगा, डिब्बे को बार बार खोलकर देखेगा और उसके हाथों की गर्मी से चावल काले हो जाएंगे। गुलाम रसूल के चावलों में यही हुआ है। गुलाम रसूल कांप गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई। मैंने बहुत ऋण ले लिया था और उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। अकबर की उलझन और बीरबल की सोच। अकबर को यह सुनकर दुहक हुआ, लेकिन वह जानते थे कि चोरी माफ नहीं की जा सकती। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हम इसे केवल दंड देकर छोड़ सकते हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि आप चाहें तो इस घटना का उपयोग दरबार में अनुशासन और न्याय की मिसाल के रूप में कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि गुलाम रसूल को राज्य की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन चूंकि उसने स्वयं अपराध स्वीकार किया, इसलिए उसे कैद की सजा के बजाय राज्य के दूरवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक सेवा करने की आज्ञा दी जाए। इस प्रकार बीरबल ने सजा को दंड और सुधार दोनों का स्वरूप दिया। कुछ समय बाद दरबार में नया षड्यंत्र। कुछ महीने बीत गए। गुलाम रसूल की गिरफ्तारी के बाद एक नया मंत्री नियुक्त किया गया, रईस खान। वह दिखने में तो विनम्र और ईमानदार था, लेकिन उसकी नजरें बीरबल से मेल नहीं खाती थीं। एक दिन दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी नाव में लदे बहुमूल्य रत्न आगरा के घाट से चोरी हो गए हैं। इस बार बीरबल ने खुद घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि घाट के पास एक पुराना गोदाम है जो कई सालों से बंद पड़ा है, लेकिन उस गोदाम के बाहर की मिट्टी में ताजे पैरों के निशान थे। बीरबल ने घाट की निगरानी के लिए कुछ वफादार सिपाही लगाए, लेकिन किसी को कोई सुराग न मिला। व्यापारी रोज दरबार में आता और शिकायत करता कि उसे न्याय नहीं मिल रहा। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले में एक विशेष योजना बनाना चाहता हूं,
लेकिन इसके लिए मुझे आपकी विशेष अनुमति चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की तीसरी चाल, चोर को डराना। बीरबल ने पूरे घाट पर घोषणा करवा दी कि उस रात शाही जादूगर आकर घाट पर जल में मंत्रों द्वारा चोर का नाम प्रकट करेगा। रात के अंधेरे में घाट पर भीड़ इकट्ठा हुई। बीरबल ने गंगा जल में एक तांबे का पात्र रखा और उसमें कुछ विशेष जड़ी बूटियां डाल दी, जिससे पानी से धुआं निकलने लगा। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ने का नाटक किया और कहा, अब जो भी चोर होगा उसके हाथ लाल हो जाएंगे। सभी लोग हैरान और डर गए। बीरबल ने सभी को पंक्तिबद्ध किया और उनके हाथ चेक करने लगे। एक व्यक्ति जो रईस खान का परिचित था, अपने हाथ बार बार धोने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसी क्षण कहा, यही है चोर। सिपाहियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने रईस खान के कहने पर चोरी की थी और सामान गोदाम में छुपाया था। रईस खान का पर्दाफाश। जब अकबर ने रईस खान से पूछा तो वह चुप रहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने पहले ही कहा था कि इस व्यक्ति की नजरें साफ नहीं हैं। अकबर ने कठोर निर्णय लिया और रईस खान को धोखाधड़ी और दरबार की गरिमा को अपमानित करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी। अंतिम भाग, बीरबल की शिक्षा। इन दोनों घटनाओं के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई तक कैसे पहुंचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जो मन से सच्चा है उसकी बुद्धि कभी रास्ता नहीं खोती, और जो आंखें धोखा देती हैं वे दिल के आईने में साफ दिखाई देती हैं। अकबर ने बीरबल को सोने की तलवार भेंट की और कहा, तुम्हारी चतुराई हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। उपसंहार। यह कहानी केवल चतुराई और जांच की नहीं, बल्कि न्याय, सहानुभूति और नैतिकता की मिसाल है। बीरबल ने न केवल चोरों को पकड़वाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनके दंड में सुधार की गुंजाइश हो। यही कारण था कि वह सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक मार्गदर्शक और नैतिक शक्ति भी थे। अकबर बीरबल की लंबी कहानी, हुक्के का रहस्य। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि उनमें छिपी सूझबूझ, नैतिकता और चतुराई आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। यह कहानी एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जिसने मुगल दरबार को हिला दिया था, जब सम्राट अकबर के प्रिय हुक्के में विष मिलने की आशंका हुई। यह बीरबल की चतुराई और धैर्य की परीक्षा का समय था। दरबार में संकट। एक दिन दरबार के प्रारंभ होते ही महाराज अकबर ने दरबारियों की ओर गहरी नजर से देखा और बोले, बीरबल, आज सुबह मेरा हुक्का पीते ही मुझे चक्कर आने लगे। वैद्य ने कहा कि उसमें कोई हल्का जहर मिलाया गया था। यह एक गंभीर मामला है। दरबार में कोई मेरे जीवन के पीछे पड़ा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने सिर झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह मामला बहुत नाजुक है। कृपया मुझे 2 दिन दें, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने का वचन देता हूं। अकबर ने हामी भर दी, परंतु स्पष्ट कर दिया कि अगर बीरबल असफल रहे तो वे स्वयं इसकी जांच करेंगे और दोषियों को कठोर दंड देंगे। बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने सबसे पहले उस सेवक से पूछताछ की जो अकबर के लिए हुक्का तैयार करता था। वह सेवक गुल्लू वर्षों से महल में कार्यरत था और सम्राट का विशेष विश्वासपात्र था। गुल्लू ने डरते हुए कहा, हजूर, मैंने हमेशा की तरह हुक्का तैयार किया था। उस दिन भी वही तंबाकू, वही गंगाजल, वही सुगंध। मैंने किसी नई वस्तु का प्रयोग नहीं किया। बीरबल ने पूछा, तुम हुक्के की सामग्री कहाँ से लाते हो? दरबार के गोदाम से, जहां से हर चीज की पूर्ति होती है, गुल्लू ने उत्तर दिया। बीरबल अब गोदाम की ओर बढ़े।
उन्होंने वहां काम करने वाले कर्मचारियों से जानकारी ली, स्टॉक रजिस्टर देखा और पाया कि 2 दिन पहले कुछ सामग्री बाहर से मंगवाई गई थी, एक विशेष प्रकार की सुगंधित जड़ी बूटी। यह जड़ी बूटी पहली बार दरबार में उपयोग की गई थी। हुक्के की जड़ी बूटी और शक की सुई। बीरबल ने जड़ी बूटी मंगवाई और वैद्य से उसका परीक्षण करवाया। वैद्य ने बताया, यह जड़ी बूटी स्वयं में जहरीली नहीं है, पर अगर इसे किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाया जाए तो यह असर कर सकती है। अब बीरबल को संदेह हुआ कि किसी ने जानबूझकर इस नई जड़ी बूटी के साथ मिलावट की थी। उन्होंने दरबार में उन दरबारियों की सूची बनवाई जो अकबर के अत्यंत निकट थे और जिनके पास गोदाम से सामग्री मंगवाने का विशेषाधिकार था। इस सूची में 4 नाम सामने आए। 1. वजीर सलीम खान। 2. सेनापति शाहबाज। 3. दरबारी कवि नसीरुद्दीन। 4. महामंत्री अली बख्श। बीरबल ने इन चारों को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और हर एक से एक ही सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं कि सम्राट के हुक्के में नई सुगंधित सामग्री मिलाई गई थी? सिर्फ सेनापति शाहबाज ने कहा, हाँ, मैंने सुना था। मेरे सैनिकों ने बताया कि गोदाम से कुछ नई वस्तुएं लाई गई हैं। बाकियों ने अनभिज्ञता जाहिर की। बीरबल को संदेह हुआ कि जो सबसे पहले जानकारी देता है वह या तो ईमानदार होता है या चालाक, पर वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। बीरबल की अनोखी योजना, हुक्के की परीक्षा। बीरबल ने अगले दिन एक अजीब ऐलान किया। जहांपनाह ने फैसला किया है कि कल दरबार में चारों संदिग्धों को वही हुक्का पीना होगा जिसमें वही सामग्री उपयोग की जाएगी। यदि कोई दोषी नहीं है तो किसी को नुकसान नहीं होगा। यह सुनते ही वजीर सलीम खान और कवि नसीरुद्दीन घबरा गए। सेनापति शाहबाज चुप रहे। महामंत्री अली बख्श ने बिना कोई हिचक जवाब दिया, जो भी आदेश हो, मंजूर है। उस रात बीरबल ने गुल्लू को बुलाया और एक विशेष हुक्का तैयार करने को कहा, बिल्कुल वैसा जैसा उस दिन था, परंतु बिना किसी जहरीले तत्व के। अगले दिन की परीक्षा। चारों दरबारी दरबार में उपस्थित हुए। हुक्के को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग चिलम तैयार की गई। चारों को सामने बिठाया गया। बीरबल बोले, आप चारों बारी बारी से कुछ देर तक इसे पीजिए। यदि कोई दोषी होगा तो डर और अपराध बोध में घबरा जाएगा। पहले वजीर सलीम खान ने कुछ कश लिए, पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर कवि नसीरुद्दीन ने मुंह लगाया, पर कुछ ही पलों में उठकर बाहर भाग गया और उल्टी करने लगा। तीसरे नंबर पर सेनापति शाहबाज ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए कश लिए और शांति से बैठा रहा। अंत में महामंत्री अली बख्श ने सहजता से हुक्का पिया और कहा, यह तो वैसा ही है जैसा हमेशा होता है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सबकी ओर देखा और बोले, जहांपनाह, अब मैं कह सकता हूं कि अपराधी या तो वजीर सलीम खान हैं या कवि नसीरुद्दीन। गुप्त निगरानी और रहस्य का खुलासा। उस रात बीरबल ने उन दोनों पर विशेष निगरानी लगवाई। कवि नसीरुद्दीन अपने कमरे में बेहद घबराया हुआ टहल रहा था। जब एक भरोसेमंद सिपाही ने उसे शांत करने की कोशिश की तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने यह सब नहीं किया। सलीम खान ने मुझसे कहा था कि यह एक विशेष खुशबू है जिसे सम्राट के हुक्के में मिलाने से उन्हें प्रसन्नता होगी। मैं क्या जानता था कि वह किसी साजिश का हिस्सा है। यह सुनते ही बीरबल को पक्का विश्वास हो गया कि सलीम खान ही मुख्य षड्यंत्रकारी है। अगले दिन बीरबल ने सलीम खान को दरबार में बुलवाया और सवाल किया, क्या आपने वह सामग्री गोदाम से मंगवाई थी? सलीम खान ने झूठ बोलने की कोशिश की, पर बीरबल ने गवाहों को सामने लाकर सबूत पेश किए। अंततः सलीम खान टूट गया और बोला,
मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि बीरबल सम्राट के बहुत प्रिय हो गए हैं और एक दिन पूरी सत्ता उन्हीं के हाथ में आ जाएगी। मैं बीरबल को हटाना चाहता था और सोचा कि अगर सम्राट को कुछ हो जाए तो दरबार पर मेरा नियंत्रण हो जाएगा। अकबर का निर्णय। सम्राट अकबर को यह सुनकर आघात पहुंचा। उनका प्रिय वजीर इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। अकबर ने कहा, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। तुमने सम्राट पर ही नहीं, समूचे राज्य की सुरक्षा पर प्रहार किया है। सलीम खान को राज्यद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी गई। कवि नसीरुद्दीन को निर्दोष मानते हुए केवल कुछ समय के लिए दरबार से निलंबित किया गया ताकि वह अपनी गलती समझ सके। बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुमने मेरे जीवन की रक्षा ही नहीं की बल्कि दरबार की गरिमा को भी बचाया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो राजा के प्रति सच्चा है वही प्रजा के प्रति भी सच्चा होगा। मेरा धर्म यही है। अकबर ने बीरबल को एक स्वर्ण मुकुट और विशेष राज्य रक्षक की उपाधि प्रदान की। उपसंहार। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गद्दारी कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। बीरबल की सूझबूझ, शांत चित्तर और तार्किक विवेक ने एक बार फिर साबित किया कि न्याय करने के लिए तलवार नहीं बल्कि बुद्धि की धार जरूरी होती है। अकबर बीरबल की कहानी। चोर कौन? बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। इन कथाओं में हास्य, चतुराई और नैतिक शिक्षा का अनोखा संगम होता है। प्रस्तुत कहानी चोर कौन न केवल बीरबल की सूझबूझ को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि अपराध कितना भी छिपा हो, सच अंत में सामने आता ही है। दरबार में हड़कंप। एक दिन सुबह सुबह दरबार में अफरा-तफरी मच गई। महल की सबसे सुरक्षित कोठरी से एक अत्यंत मूल्यवान हीरा चोरी हो गया था। यह हीरा फारस के सम्राट ने उपहार स्वरूप अकबर को भेंट किया था। अकबर इस हीरे को बेहद प्रिय मानते थे और अक्सर कहा करते थे कि यह मेरी ताकत, सौभाग्य और गौरव का प्रतीक है। कोठरी में प्रवेश केवल कुछ गिने चुने सेवकों और मंत्रियों को ही था। जब कोठरी खोली गई तो वहां रखे खजाने में से केवल वह हीरा गायब था। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, जो इस चोरी में दोषी होगा वह बख्शा नहीं जाएगा। बीरबल, मैं तुम्हें इस मामले की जांच का पूरा अधिकार देता हूं। चोर को 3 दिन के अंदर खोज निकालो, वरना मुझे तुम्हारे पद पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने सबसे पहले उस कोठरी का निरीक्षण किया। उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी। दरवाजे पर ताले की सिल टूटने के कोई निशान नहीं थे। इसका अर्थ था कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति था। कोठरी में केवल 5 लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। 1 खजांची गोवर्धन दास, 2 दरबारी मंत्री हकीम खान, 3 शाही रसोई प्रमुख बख्तावर, 4 द्वारपाल मोतीराम, 5 महल की सफाई कर्मी बाई हसीना। बीरबल ने एक एक को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। सभी ने एक जैसी बातें कहीं, हम निर्दोष हैं, हमें चोरी की कोई जानकारी नहीं। पर बीरबल को विश्वास था कि चोर इन्हीं में से कोई एक है। बीरबल की पहली चाल, मनोवैज्ञानिक जाल। बीरबल ने घोषणा की, जो भी सच बताएगा उसे दंड नहीं मिलेगा। यदि चोर खुद सामने आ जाए तो उसे माफ किया जाएगा। पर कोई सामने नहीं आया।
तब बीरबल ने पांचों को महल के अंदर एक ही कमरे में रखा और अगले दिन के लिए विशेष योजना बनाई। उसने उन्हें प्रत्येक को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये पांचों जादुई छड़ियां हैं। चोर की छड़ी कल सुबह 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। जिसे लगता है कि वह निर्दोष है, वह आराम से सो सकता है। सभी ने चुपचाप छड़ी ली और अपने कमरे में चले गए। बीरबल ने कमरे की निगरानी के लिए अपने 2 गुप्त सिपाही भी तैनात कर दिए। सच्चाई का पहला सुराग। सुबह जब पांचों को दोबारा बुलाया गया तो बीरबल ने सबसे पहले छड़ियां मंगवाईं। सभी छड़ियां एक जैसी थीं, सिर्फ हकीम खान की छड़ी 1 अंगुल छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हकीम खान, आपने छड़ी काट दी क्यों? क्योंकि आपको डर था कि यह लंबी हो जाएगी और आप पकड़े जाएंगे। यही डर चोर का होता है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हकीम खान कांपते हुए गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल साहब। मैंने वह हीरा लिया था, लेकिन मेरा इरादा उसे बादशाह को लौटाने का था। मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैं बस झूठ मत बोलो, बीरबल ने बीच में टोकते हुए कहा। जो चोरी करता है वह कभी स्वीकार नहीं करता कि उसने गलत किया। तुमने चोरी की और अब डर के मारे बहाने बना रहे हो। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि हकीम खान को बंदीगृह में डाल दिया जाए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, पर बीरबल को संतोष नहीं था। उसने उस रात एक गुप्त संदेश अकबर को भिजवाया। जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह पूरी योजना अकेले हकीम खान की नहीं थी। इसमें कोई और शामिल है। कृपया मुझे 2 और दिन दें। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने हकीम खान की गतिविधियों की पूरी जानकारी इकट्ठी की। जांच में पाया गया कि पिछले कुछ दिनों से हकीम खान और खजांची गोवर्धन दास के बीच गुप्त मुलाकातें हो रही थीं। दोनों अक्सर महल के बगीचे में देर रात मिलते थे। बीरबल को शक हुआ। उसने गोवर्धन दास को बुलाया और सीधे सीधे सवाल किया, क्या आप चोरी में हकीम खान के साथ शामिल थे? गोवर्धन दास हंसकर बोला, बीरबल जी, आप भी मजाक करते हैं। मैं तो खजांची हूं, मेरी ईमानदारी पर शक करना ठीक नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो फिर आपसे एक निवेदन है, आज रात मेरी पार्टी में जरूर आइए। बीरबल की अंतिम योजना, सत्य का पर्दाफाश। उस रात बीरबल ने एक छोटी सी सभा रखी, जिसमें केवल चुनिंदा दरबारी और संदिग्ध शामिल थे। सबके सामने बीरबल ने घोषणा की, आज रात हम सत्य को उजागर करेंगे। यह जल में सत्य और असत्य की परीक्षा होगी। सभा के बीच एक बड़ा पीतल का पात्र रखा गया, जिसमें सुगंधित तेल था। बीरबल ने कहा, हर व्यक्ति अपनी उंगली इस तेल में डाले। इस विशेष तेल में केवल वही निशान रहेंगे जो व्यक्ति असत्य बोलेगा। सत्य बोलने वालों के हाथ बिल्कुल साफ रहेंगे। एक एक कर सबने उंगली डाली। बाद में जब रोशनी में सभी हाथ देखे गए तो गोवर्धन दास की उंगली पर एक काले रंग का निशान रह गया। बीरबल बोले, यह तेल नहीं बल्कि एक विशेष चूर्ण है जिसे मैंने वैद्य के साथ मिलकर तैयार किया था। इसका रंग केवल उन्हीं पर टिकता है जिनकी हथेली में पसीना अधिक आता है, यानी वह जो झूठ बोल रहा हो और डर में हो। गोवर्धन दास, अब सच बताओ। अब गोवर्धन दास टूट गया। उसने स्वीकार किया कि हकीम खान के साथ मिलकर उसने हीरा चुराया और उसे बेचने की योजना बनाई थी। हीरे का रहस्य, बीरबल ने पूछा। पर हीरा गया कहाँ? क्या तुमने बेच दिया? गोवर्धन दास बोला, नहीं, हमने डर के मारे हीरे को महल के पिछवाड़े की बाग में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था।
बीरबल ने सिपाहियों को वहां भेजा और सचमुच हीरा वहीं मिला। अकबर का निर्णय। अगले दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम केवल मेरी आंखें नहीं, मेरा विवेक हो। तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य ने फिर एक बार सच्चाई को उजागर किया। अकबर ने हकीम खान और गोवर्धन दास को राज्यद्रोह का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बीरबल को राजन्यायमूर्ति की नई उपाधि प्रदान की गई और सोने से जड़ा एक तलवार भेंट की गई। उपसंहार। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई को चाहे जितना भी दबाया जाए, वह एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। बीरबल की कहानी आज भी यह संदेश देती है कि बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी से बड़ा अपराध भी उजागर किया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानी हुक्के का रहस्य। प्रस्तावना। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अमूल्य हिस्सा हैं। इनमें चतुराई, न्याय, हास्य और नैतिक शिक्षा का सुंदर समावेश होता है। यह कहानी हुक्के का रहस्य एक रोचक घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने न केवल दरबार की मर्यादा को बचाया बल्कि एक गंभीर साजिश का भी पर्दाफाश किया। दरबार में हुक्के की परंपरा। अकबर के दरबार में एक परंपरा थी कि जब भी बादशाह दरबार में आते, उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया हुक्का पेश किया जाता। यह हुक्का केवल शाही तंबाकू और गुलाब जल से बनाया जाता था, जिसे पीने के बाद अकबर खुद को ताज़ा और प्रसन्नचित्त महसूस करते थे। यह परंपरा दरबार की प्रतिष्ठा और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती थी। हुक्का तैयार करने की जिम्मेदारी खास रसोई के तंबाकू विभाग और दरबार के सेवक नफीस मियां पर थी। नफीस मियां पिछले 10 वर्षों से ईमानदारी से यह कार्य कर रहे थे। एक सुबह की घटना। एक दिन सुबह जब दरबार लगा और अकबर को हुक्का पेश किया गया, उन्होंने जैसे ही एक कश लिया, उनका चेहरा बिगड़ गया। यह क्या है? अकबर गरजे। हुक्के का स्वाद तो जहरीला लग रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेवक नफीस मियां घबराकर झुक गए। जहां पनाह, मैंने वही तंबाकू तैयार किया है जो रोज किया करता हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। या तो तुम इसका सच सामने लाओ या समझो कि तुम्हारी जगह खतरे में है। बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, 3 दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने सबसे पहले नफीस मियां से बात की। उन्होंने कहा, क्या किसी नए आदमी ने तंबाकू या गुलाब जल तैयार किया है? नफीस ने जवाब दिया, नहीं साहब, हमेशा की तरह वही प्रक्रिया अपनाई गई थी। हाँ, कल रात कुछ देर के लिए मैं बाहर गया था और गुलाब जल की सुराही अकेली रह गई थी। यह सुनते ही बीरबल सतर्क हो गया। फिर उन्होंने हुक्के की सुराही, तंबाकू और पानी का नमूना अपने एक विश्वस्त वैद्य को जांचने भेजा। वैद्य ने लौटकर बताया, हुजूर, तंबाकू में किसी प्रकार का जहरीला रसायन नहीं है, पर गुलाब जल में किसी अन्य पदार्थ की मिलावट है। शायद यह किसी तीव्र गंध वाले पौधे का अर्क है जो गले को खुरदुरा और स्वाद को कड़वा बना देता है। संदेह की सुई। बीरबल ने अब महल के उन सेवकों की सूची बनवाई जो उस रात रसोई के पास देखे गए थे। वहां 4 व्यक्ति थे। 1 रसोई का सहायक करीम, 2 सफाई कर्मचारी बशीर, 3 महल के फूलों की देखभाल करने वाली मलकाबाई, 4 शाही हुक्का रक्षक रमजान। बीरबल ने इन चारों से अलग अलग बात की। करीम बोला, हुजूर, मैं तो अपने काम में व्यस्त था, मैंने सुराही नहीं देखी। बशीर बोला, मैं तो फर्श धो रहा था, लेकिन मैंने सुराही को छुआ नहीं। मलका बाई ने कहा, मैं तो फूल चुन रही थी,
गुलाब जल तो मेरा ही क्षेत्र है, लेकिन मैंने सुराही में कुछ नहीं डाला। रमजान बोला, मैंने हुक्का वहीं से लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बीरबल को सबसे ज्यादा संदेह मलका बाई पर हुआ। बीरबल की योजना, गुलाब जल की परीक्षा। बीरबल ने अगली सुबह दरबार में सबको बुलाया और एक घोषणा की। कल रात गुलाब जल में जिस किसी ने भी मिलावट की है, उसके शरीर में उस गंध की पहचान अब भी मौजूद होगी। फिर उसने महल के अत्तर वाले को बुलाया और चारों संदिग्धों को गुलाब की 2 बूंदें सूंघने के लिए दी। सबसे अंत में मलका बाई आई। उसने जैसे ही शीशी को हाथ में लिया, बीरबल ने आदेश दिया, रुको, अब मुझे सब समझ में आ गया। साजिश का खुलासा। बीरबल ने कहा, मलका बाई, क्या तुम नहीं चाहती थीं कि नफीस मियां अपनी जगह छोड़ दें और तुम्हारा भाई रसोई में काम पाए? मलका बाई घबरा गई और चुप हो गई। बीरबल बोले, तुम्हारे पास गुलाब की पंखुड़ियां थीं और तुम जानती थीं कि कौन से पौधे का अर्क अगर गुलाब जल में डाला जाए तो उसका स्वाद बदल जाएगा। तुमने सुराही में वो अर्क मिलाया ताकि हुक्के का स्वाद खराब हो जाए और नफीस मियां को दोषी ठहराया जाए। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने पूछा, इसका सबूत? बीरबल ने मलका बाई के कपड़े से एक रुमाल मंगवाया जो उसने गुलाब जल की सफाई के लिए प्रयोग किया था। उस रुमाल पर वह गंध अब भी थी। वैद्य ने उस पर लगे अर्क की पुष्टि की। मलका बाई टूट गई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा भाई पिछले साल महल से निकाला गया था और मैंने सोचा कि अगर नफीस हट जाए तो भाई को वापस जगह मिल जाएगी। अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने बिना रक्तपात के न्याय दिलाया। यह केवल चतुराई नहीं बल्कि संवेदनशीलता और विवेक का प्रतीक है। मलका बाई को कुछ महीनों के लिए महल से निष्कासित कर दिया गया और उसके भाई को कभी भी राजसी सेवा में पुनः प्रवेश न देने का आदेश दिया गया। नफीस मियां को सम्मानपूर्वक उनकी ईमानदारी के लिए शाही अंगवस्त्र और इनाम दिया गया। उपसंहार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी साजिश इतनी गहरी होती है कि सतह से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन उसकी तह में जाकर ही सच्चाई सामने आती है। बीरबल जैसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति की यही खासियत थी कि वे हर बात को सतही तौर पर नहीं लेते थे, बल्कि सोच समझकर निर्णय करते थे। अकबर बीरबल की कहानी, गुप्त योजना और बीरबल की बुद्धि। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ हास्य और चतुराई से ही नहीं, बल्कि न्याय, विवेक और नेतृत्व की सीख से भी भरी होती हैं। यह कहानी गुप्त योजना और बीरबल की बुद्धि एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जिसे बीरबल ने अपने सूझबूझ से सुलझाया और बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा को गिरने से बचाया। दरबार में गुप्त पत्र। यह उन दिनों की बात है जब अकबर के दरबार में योजनाओं की गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। एक दिन सुबह जब अकबर दरबार में आए तो उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने सबके सामने चिट्ठी पढ़ी और अचानक उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। यह क्या? हमारे गुप्त सैन्य अभियान की योजना दुश्मन राज्य को पहले से पता चल गई है, उन्होंने गरजते हुए कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह खबर चिंता का विषय थी क्योंकि इसका मतलब था कि दरबार के भीतर ही कोई जासूस है जो गोपनीय जानकारी लीक कर रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस राज्य के सम्मान की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे उस गद्दार का नाम चाहिए जिसने हमारी योजना लीक की। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, 3 दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने सबसे पहले गुप्त योजना से जुड़े सभी लोगों की सूची तैयार करवाई।
यह योजना केवल 5 लोगों को ज्ञात थी। 1. सेनापति अजहर खान। 2. मंत्री रघुनाथ दास। 3. वित्त प्रमुख वकील खान। 4. शाही संदेशवाहक मनोहर। 5. महल के प्रधान सचिव सलीम मिर्जा। बीरबल जानता था कि जब योजना सीमित लोगों को ही पता थी तो लीक की जड़ इन्हीं में से कोई है। पहली जांच, मनोहर पर ध्यान। बीरबल ने सबसे पहले मनोहर को बुलाया और पूछा, क्या तुमने योजना के बारे में किसी और को कुछ बताया? मनोहर बोला, नहीं हुजूर, मैंने केवल वह चिट्ठी सेनापति को दी थी और उसके बाद कोई और आदेश नहीं मिला। बीरबल ने यह बात दर्ज कर ली। उसके बाद उन्होंने रघुनाथ दास से बात की। रघुनाथ दास ने साफ कहा, मैं केवल योजनाओं का प्रारूप देखता हूं, कोई भी सूचना बिना मुहर के बाहर नहीं जाती। इसी प्रकार वकील खान और सलीम मिर्जा ने भी अपनी अपनी सफाई दी। बीरबल की योजना, नकली सूचना का जाल। बीरबल ने अगली रात एक गुप्त योजना बनाई। उसने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इन 5 को अलग अलग नकली सैन्य योजनाएं बताने की अनुमति दीजिए। फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी योजना बाहर निकलती है। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। बीरबल ने अजहर खान को बताया कि सेना पूरब से आक्रमण करेगी। रघुनाथ दास को बताया कि पश्चिम से गुप्त रास्ता खोला जाएगा। वकील खान को बताया कि सेना को जंगलों के रास्ते भेजा जाएगा। मनोहर को बताया कि नदी के रास्ते हमला होगा। सलीम मिर्जा को बताया कि पहाड़ियों के पीछे से टुकड़ी भेजी जाएगी। ये 5 योजनाएं अलग अलग व्यक्तियों को दी गईं और किसी को भी यह नहीं बताया गया कि बाकी को क्या कहा गया है। राज खुलेगा, अगली सुबह का समाचार। 2 दिन बाद अकबर को एक और गुप्त संदेश मिला। उसमें लिखा था, हम जान गए हैं कि आपकी सेना नदी मार्ग से हमला करेगी। हमारी सेना अब पूरी तैयारी में है। अब बीरबल को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। वह मुस्कराकर बोला, हुजूर, अब आप समझ गए होंगे कि जासूस कौन है। अकबर बोले, नदी मार्ग की जानकारी केवल मनोहर को दी गई थी। इसका मतलब वही गद्दार है। जासूस का पर्दाफाश। मनोहर को दरबार में बुलाया गया। पहले वह इनकार करता रहा, लेकिन जब बीरबल ने नकली योजनाओं का विवरण और चिट्ठी का उल्लेख किया तो वह चौंक गया। बीरबल ने कहा, मनमोहर, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास वह सोने की अंगूठी है जो दुश्मन राज्य ने तुम्हें पुरस्कार के रूप में दी है ना? मनोहर डर गया। उसकी तलाशी ली गई और उसकी जेब से वही सोने की अंगूठी निकली। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया, राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। तुम्हें इस विश्वासघात की कीमत चुकानी होगी। बीरबल का सुझाव। बीरबल ने निवेदन किया, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो एक सुझाव देना चाहता हूं। अकबर बोले, कहो बीरबल। अगर हम मनोहर को दंडित कर देंगे तो दुश्मन को लगेगा कि हम चौकन्ने हो गए हैं। बेहतर होगा कि हम इससे एक झूठा संदेश भिजवाएं ताकि दुश्मन उलझन में पड़ जाए। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने मनोहर से एक संदेश लिखवाया, हमने योजना बदल दी है। अब हमला पहाड़ी मार्ग से होगा। मनोहर को यह संदेश उसी मार्ग से भिजवाने दिया गया जिससे पहले लीक हुआ था। चाल का असर। 2 सप्ताह बाद बीरबल को खबर मिली कि दुश्मन की सेना पहाड़ी मार्ग पर तैनात है और नदी मार्ग को उन्होंने खाली कर दिया है। बीरबल ने तुरंत सेना को नदी मार्ग से हमला करने की सलाह दी और अकबर की सेना ने आसानी से विजय प्राप्त कर ली। अब मनोहर को राज्यद्रोह के लिए कारावास में डाल दिया गया और उसके सभी सम्मान छीने गए।
अंतिम संवाद। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि कुशल रणनीतिकार भी हो। तुम्हारी योजना ने हमें न केवल एक गद्दार से बचाया बल्कि युद्ध में भी विजय दिलाई। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहां सच्चाई और चतुराई साथ हो वहां सफलता निश्चित होती है। उपसंहार। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में केवल बल नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता होती है। बीरबल ने योजनाबद्ध तरीके से एक गुप्त समस्या को सुलझाया और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। अकबर बीरबल की कहानी अनमोल तोहफा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ हास्य और चतुराई के लिए नहीं जानी जाती बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। यह कहानी अनमोल तोहफा बीरबल की बेजोड़ बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का उदाहरण है। इसमें बताया गया है कि सच्चा मूल्य बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि भावना और सोच में होता है। राज्य में उत्सव। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उनकी राजगद्दी पर बैठने की 20वीं वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यह सुनकर पूरा साम्राज्य उत्साह से भर उठा। सभी दरबारी, मंत्री, राजकुमार, सेठ, व्यापारी और आम जनता इस आयोजन की तैयारी में लग गए। बादशाह ने घोषणा की, इस अवसर पर जो दरबारी मुझे सबसे अनमोल तोहफा देगा उसे मैं विशेष उपाधि और इनाम दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, यह तोहफा केवल बहुमूल्य ही न हो, उसमें भावना, सोच और अद्वितीयता भी होनी चाहिए। दरबारियों की तैयारी। यह सुनते ही दरबारियों में होड़ लग गई। सभी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या दिया जाए जो अनमोल भी हो और दूसरों से अलग भी। सेनापति ने सोचा कि वह सोने की तलवार भेंट करेगा जिसमें हीरे जड़े होंगे। वजीर ने तय किया कि वह एक विदेशी घोड़ा लाएगा जो बिजली की गति से दौड़ सकता है। एक व्यापारी ने सोचा कि वह चीन की रेशमी पोशाकें और माणिक के हार भेंट करेगा। सभी दरबारी अपने अपने उपहारों को लेकर व्यस्त हो गए। बीरबल की चिंता। बीरबल भी चुपचाप अपने घर लौटे। उन्होंने न तो कोई व्यापारी बुलाया न ही कोई सुना। उनकी पत्नी ने पूछा, आप तो कुछ ला ही नहीं रहे, क्या आप नहीं देंगे कोई तोहफा? बीरबल मुस्कराए, मैं ऐसा तोहफा दूंगा जो बाकी सभी पर भारी पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे कुछ सोचना है। बीरबल ने 3 दिन तक किसी से कोई बातचीत नहीं की। वे केवल सोचते रहे, पढ़ते रहे और पुराने अनुभवों को याद करते रहे। तोहफों का दिन। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जब दरबार में तोहफों का भव्य आयोजन हुआ। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी सजे हुए कपड़ों में खड़े थे और तोहफों से भरे थाल सामने रखे थे। पहला सेनापति आया। उसने सोने की तलवार दी। तलवार की मूठ पर कीमती हीरे जड़े थे। दूसरा वजीर आया। उसने चमचमाता घोड़ा पेश किया। यह घोड़ा एक दिन में 300 मील दौड़ सकता है, जहां पनाह, वजीर ने बताया। एक एक कर सभी दरबारी अपने अनमोल उपहार पेश करते गए। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल का अनोखा तोहफा। बीरबल खाली हाथ आए। सब चौंक गए। बीरबल, तुमने कुछ नहीं लाया? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मेरा तोहफा आंखों से नहीं, सोच से देखा जाता है। फिर उन्होंने जेब से एक छोटी सी कागज की पुड़िया निकाली। सभी चौंक गए। उसमें केवल एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, एक गरीब किसान की बेटी का विवाह, मेरी तरफ से उसके संपूर्ण खर्चे का दायित्व। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे गांव में एक निर्धन किसान है। उसकी बेटी विवाह योग्य है,
लेकिन उसके पास इतना भी नहीं कि दहेज दे सके या शादी करवा सके। मैंने अपने तोहफे के रूप में उसकी शादी का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया है, कपड़े, जेवर, भोज, सब कुछ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब स्तब्ध रह गए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, और यह कागज? बीरबल बोले, यह उसके पिता की लिखी हुई पावती है, जिसमें उसने मुझे आशीर्वाद दिया है। यह मेरे लिए सबसे अनमोल है। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, बीरबल, तुम्हारा तोहफा दिखने में छोटा है, पर उसके पीछे की भावना सबसे बड़ी है। जहां बाकी लोगों ने वस्तुएं दी, तुमने किसी की जिंदगी संवार दी। यह सच्चा अनमोल तोहफा है। ईर्ष्या और द्वेष। हालांकि दरबार में सबने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ दरबारी चिढ़ गए। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, अगर ऐसा ही है तो हम भी गरीबों की मदद कर सकते हैं। यह कोई अनोखी बात नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, आप कर सकते हैं, जरूर करिए। लेकिन मैंने पहले किया और दिखाया, केवल बोला नहीं। अकबर ने दरबारी को डांटा, जब तक तुमने कोई अच्छा कार्य स्वयं न किया हो, तब तक दूसरों की अच्छाई पर सवाल उठाने का हक नहीं। बीरबल को इनाम। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया। उन्हें दयामूर्ति की उपाधि दी और 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, जिसे बीरबल ने उसी गांव की अन्य जरूरतमंद बेटियों की सहायता के लिए रख दिया। कुछ दिन बाद अकबर को यह बात लगातार सोच में डाल रही थी। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, बताओ, क्या वास्तव में वह तुम्हारा सबसे अनमोल तोहफा था? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, तोहफा केवल वस्तु नहीं होता, वह सोच, भावना और समय के अनुसार बदलता रहता है। उस समय मुझे लगा कि वह लड़की की शादी करवाना ही सबसे आवश्यक कार्य है। उस दिन वही सबसे अनमोल था। अकबर सिर हिलाकर बोले, तुम्हारी बात में गहराई है। सच्चे रत्न वही होते हैं जो दूसरों के जीवन को रोशन करें। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा उपहार वही होता है जो किसी की पीड़ा को कम करे, जो किसी जरूरतमंद की मदद करे, जो निस्वार्थ हो। वह तोहफा जिसे पाने वाला जीवन भर याद रखे, वही वास्तव में अनमोल होता है। अकबर बीरबल की कहानी, हुक्के का रहस्य। शाही हुक्के की शुरुआत। यह उन दिनों की बात है जब अकबर को फारस से एक अद्भुत हुक्का भेंट में मिला था। यह हुक्का बेशकीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था और उसकी तंबाकू में केसर, गुलाब और केसरिया इलायची की खुशबू होती थी। अकबर को वह हुक्का इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे खास दीवाने खास में रखा और केवल विशेष दरबारियों को ही उसके पास बैठने की इजाजत थी। धीरे धीरे यह हुक्का अकबर के दरबार की प्रतिष्ठा बन गया। विशेष अवसरों पर बादशाह खुद उसका आनंद लेते और कभी कभी किसी खास दरबारी को उसके कश लेने का सौभाग्य देते। यह हुक्का अब सम्मान और नजदीकी का प्रतीक बन गया था। हुक्के में बदलाव की आशंका। कुछ ही समय बीता था कि एक दिन अकबर ने जब हुक्के का कश लिया तो वह झुंझला गए। उन्होंने खांसते हुए कहा, यह क्या? इसकी खुशबू बदल गई है। यह वही स्वाद नहीं जो फारस से लाया गया था। दरबार में सब सन्न रह गए। उनकी निगाहें एक दूसरे को देखने लगीं। बीरबल अकबर गरजे, क्या कोई इसमें छेड़छाड़ कर रहा है? क्या किसी ने मेरे हुक्के में मिलावट की है? बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत हुक्के की नली, तंबाकू की डिबिया और कोयले का स्रोत जांचा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति दें तो मुझे 3 दिन का समय दीजिए।
मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। अकबर ने हामी भर दी, लेकिन एक चेतावनी भी दी। अगर दोषी पकड़ा गया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले हुक्के की देखभाल करने वाले नौकर शेखू से पूछताछ की। शेखू हुक्के की सफाई, तंबाकू भरना और कोयले की व्यवस्था करता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने किसी और को हुक्के के पास आते देखा है? शेखू बोला, हुजूर, केवल महल के रसोइया बख्तावर और महल के कोयला आपूर्तिकर्ता ही पास आते हैं। बीरबल ने दोनों को बुलवाया। रसोइया बख्तावर ने कहा, मैं केवल खाने की खुशबू फैलने से बचाने के लिए पर्दा लगाता हूं। हुक्के से मेरा कोई लेना देना नहीं। कोयला आपूर्तिकर्ता जमील बोला, मैं तो बस कोयले की टोकरी छोड़ देता हूं और चला जाता हूं। बीरबल संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हुक्के की तंबाकू की जांच स्वयं की। तंबाकू की खुशबू वाकई थोड़ी अलग थी। रात की पहरेदारी। उस रात बीरबल ने शाही हुक्के वाले कमरे में 2 वफादार सिपाहियों को गुप्त रूप से तैनात किया और उन्हें आदेश दिया कि जो भी रात को कमरे में आए, उसका नाम गुप्त रूप से दर्ज किया जाए। अगली सुबह बीरबल को एक पर्ची मिली। मध्यरात्रि को एक दरबारी आया था, नाम नवाब सलामत खान। बीरबल चौंके। सलामत खान एक उच्च पदस्थ दरबारी थे जो अकबर के बहुत करीब माने जाते थे। उन्हें क्या जरूरत थी हुक्के से छेड़छाड़ की? सलामत खान पर शक। बीरबल ने अकबर को कुछ नहीं बताया। उन्होंने चुपचाप सलामत खान की गतिविधियों पर निगरानी रखनी शुरू की। उन्हें पता चला कि सलामत खान हाल ही में एक फारसी सौदागर से मिले थे जो तंबाकू बेचता था। बीरबल ने उस सौदागर को पकड़वाया। पूछताछ में सौदागर ने कहा, हजूर, मैं तो बस वही तंबाकू बेचता हूं जो मुझसे मंगाई जाती है। सलामत खान साहब ने विशेष रूप से एक तेज खुशबू वाली तंबाकू मंगाई थी। उन्होंने कहा था कि बादशाह के हुक्के के लिए है। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि सलामत खान ने हुक्के की तंबाकू बदल दी थी। लेकिन क्यों? बीरबल ने खुद से पूछा, लेकिन सलामत खान ऐसा क्यों करेगा? वह तो खुद अकबर के प्रिय दरबारियों में से हैं। जवाब जल्द ही सामने आया। बीरबल को पता चला कि सलामत खान खुद एक नया हुक्का व्यापार शुरू करने वाला था। वह चाहता था कि शाही हुक्के की तंबाकू खराब लगे ताकि बादशाह नई तंबाकू इस्तेमाल करें जो उसी की दुकान से आए। बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई। अकबर क्रोधित हो गए, यह तो विश्वासघात है। वह मेरे प्रिय दरबारियों में से था। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं दंड देने से पहले एक सुझाव देना चाहता हूं। बीरबल की योजना, सार्वजनिक पर्दाफाश। बीरबल ने सुझाव दिया कि सलामत खान को खुले दरबार में बुलाकर एक प्रतियोगिता करवाई जाए कि कौन सबसे अच्छी तंबाकू तैयार कर सकता है। अकबर को यह योजना पसंद आई। अगले दिन दरबार में घोषणा की गई, बादशाह अकबर स्वयं यह प्रतियोगिता देखेंगे। जो भी सबसे श्रेष्ठ तंबाकू तैयार करेगा वह दरबार का आधिकारिक आपूर्तिकर्ता बनेगा। सलामत खान बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अब उसकी योजना सफल होगी। प्रतियोगिता का दिन। 3 प्रतिभागियों को चुना गया। एक फारसी तंबाकू आपूर्तिकर्ता, सलामत खान का साथी। 2 पुराने शाही तंबाकू निर्माता। 3 एक गुमनाम प्रतिभागी जिसे बीरबल ने भेजा था। बीरबल ने उस तीसरे प्रतिभागी को वही पुरानी तंबाकू दी थी जिसे फारस से लाया गया था। अकबर ने तीनों तंबाकू की खुशबू ली और केवल तीसरी तंबाकू की तारीफ की। यह वही स्वाद है जिसे मैंने शुरू में महसूस किया था। अब बीरबल ने मुस्कराते हुए घोषणा की,
जहां पनाह तीसरी तंबाकू वही है जो पहले शाही हुक्के में आती थी, और पिछले 2 महीने से जो बदबू आ रही थी वह सलामत खान द्वारा मंगाई गई नकली तंबाकू थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। सलामत खान के चेहरे का रंग उड़ गया। सजा और माफी। अकबर ने सलामत खान को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने फिर निवेदन किया। जहां पनाह, सलामत खान ने गलती की, लेकिन वह पहली बार है। उसे दंड देना आवश्यक है, पर उसकी प्रतिष्ठा भी देखनी चाहिए। अकबर ने सोचा और आदेश दिया। सलामत खान को दरबार से 6 महीने के लिए निलंबित किया जाए और व्यापार करने की अनुमति न दी जाए। यदि वह पश्चाताप करता है तो पुनः उसे बहाल किया जा सकता है। उपसंहार। बीरबल की सूझबूझ और धैर्य से शाही हुक्के में चल रहा षड्यंत्र उजागर हो सका। उन्होंने अकबर की प्रतिष्ठा और शाही वस्तु की गरिमा को बचाया। यह केवल एक हुक्के की कहानी नहीं थी, यह विश्वास, चालाकी, स्वार्थ और न्याय के बीच संघर्ष की मिसाल थी। शिक्षा। किसी भी समस्या का समाधान केवल गुस्से या दंड से नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य से होता है। 2 विश्वासघात जब प्रियजनों से हो तो उसकी चोट गहरी होती है, पर न्याय आवश्यक है। 3 बीरबल की तरह अगर हम निष्पक्ष, योजनाबद्ध और मानवता के साथ समस्या सुलझाएं तो समाज में संतुलन बना रहता है।